Hello, future officers. My name is Rohit Garcha, and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now this video is part 1 ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट 1 है ये। कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें। लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे। वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो। लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर नाउ टेक द प्रिंट आउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स। लेट्स बिगिन। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आपको ये बताया जा सके दैट क्लीन टेक इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन टेक। बस तो यूपीएससी इन्हीं टॉपिक्स पे खेलता है और वो कुछ नहीं करता है। बहुत ही आसान भाषा में बताया जाए तो क्लीन टेक इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, बट रादर इट इज सिंपली द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कि आपके पास ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आईसी इंजन है, इंटरनल कंबस्टन इंजन है, तो आप उसी के अंदर क्या वेरिएशन करोगे कि उसकी एवरेज बढ़ जाए। नो, दिस इज कॉल्ड क्लीन टेक। आपका कार वॉश है, एक यू हैव ओपनड अ कार वॉश और आप इतने मात्रा में पानी को एक्सपेल करते हैं। नाउ दिस इज अमाउंटिंग टू वाटर वेस्टेज, लेकिन आपके पंप्स भी लगे हुए हैं वाटर प्यूरिफाइंग के लिए। तो अब हम और ऐसा क्या करें कि ये और बेटर तरीके से काम करे, लेस वाटर इज वेस्टेड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वाटर प्यूरिफिकेशन कोई एक आउट ऑफ द ब्लू कॉन्टेक्स्ट है, राइट, कोई नई टेक्नोलॉजी है, बट रादर क्लीन टेक इज नथिंग बट उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है, राइट। सी लेट अस सी द डेफिनेशंस। फर्स्ट लाइन के अंदर ही गिवन है। एंड बाय द वे जो बच्चे यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको देख लीजिए, डॉक्यूमेंट कवर हो रहा है इधर। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, क्लीन टेक और क्लीन टेक इज जनरली डिफाइंड एज नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट इज नॉलेज बेस्ड। और सर्विसेज क्या करती हैं, दैट इंप्रूव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी हो रही हैं, जो विच इज इन ऑपरेशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट, इनपुट्स, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट और पोल्यूशन। बाय द वे, अगर आप किसी चीज़ की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हो उसका इम्पैक्ट भी ऑटोमेटिकली कम होता ही होता है, राइट। कॉस्ट कम करना ये एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच होती है। कॉस्ट कम करनी है, दैट मीन्स आपको उसका इनपुट कम करना पड़ेगा, है ना, कितनी बिजली खर्च कर रहा है वो कम करना पड़ेगा। मल्टी फैसेटेड चीज़ होती है ये। सो वेन एवर वी राइट दैट किसी चीज़ की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, उसका मतलब यही होता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है किसी न किसी तरह, और क्लीन टेक वही कर रहा है। हमारे लिए जो की वर्ड है दैट इज नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स, कि मैं आपको ऐसा क्या बता दूं कि आपका पंप बेटर काम करने लग जाए, आपकी गाड़ी बेटर हो जाए। टेक्नोलॉजी वही रहेगी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट में इट इज गिवन, क्लीन टेक इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ग्रीन टेक्नोलॉजी since it generally refers to the emerging financial industry as opposed to the actual technology which the industry invests। ठीक है, ये आपके प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर वो घुमाएंगे, आपको घूमना नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट में गिवन है दैट क्लीन टेक के अंदर देर आर 11 सेगमेंट्स, है ना। कौन कौन से 11 सेगमेंट्स हैं, एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक पोर्शन को आप एफिशिएंट बना दोगे, हर एक पार्ट को एफिशिएंट बना दोगे, ओवरऑल आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको क्लीन टेक का नाम दिया जा सकता है। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, ये आप लोगों की ब्रेक चल रही है बाय द वे थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सांस ले सकते हो आप। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्या नीड है इसकी, ये हम मतलब मेरे को तो शर्म भी आ रही है ये पढ़ाते हुए, बट ठीक है। नीड फॉर क्लीन टेक, इन्वायरमेंट क्राइसिस में है, हम लोग इन्वायरमेंट से लिंक्ड हैं तो हम भी क्राइसिस में हैं, दैट्स वाई वी नीड दिस टेक्नोलॉजी फॉर द इन्वायरमेंट, बट एसेंशियली फॉर अस। अल्टीमेटली हम सेल्फिश लोग हैं, हम ही ने खराब किया था, अब हम ही अपने लिए ठीक कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है ये।
है ना, मेरे को मत पकड़ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर नीड फॉर क्लीन टेक के अंदर सेकंड पॉइंट जो है, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगेन सेम बात, एक ही बात को चाहे जितनी मर्जी बार कर लो बात सेम रहेगी, यहाँ भी सेम ही मुद्दा है, राइट। क्लीन टेक का ऑब्जेक्टिव्स, इफ वी सी क्लीन टेक के ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट पेज। क्लीन टेक के ऑब्जेक्टिव्स आर एज सेम एज जो आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि हमको अपना वाटर कंजर्व करना है, हमको अपना एयर क्वालिटी और पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और ये सब कंट्रोल करना है। साथ ही साथ ये कैसे होगा, आपको रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है ना। इसके ऊपर जो भी कोई काम करेगा दैट इज क्लीन टेक। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, विल गिव इट अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीन टेक। सेम है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, इट इज योर क्लीन टेक। ठीक है जी। एप्लीकेशंस वगैरह कुछ नहीं बता रहा इसकी मैं, क्योंकि आपको पता है ना कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं हम क्लीन टेक की। आएगा इसके ऊपर सवाल बाय द वे, ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 6-7 तो ले ही आना, ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बना के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने माइंड में आइडिया क्लियर रख के। एग्रीकल्चर में यूज़ होगा इसका, इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ होगा, है ना, वहाँ इस टाइप की चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, सिंपल इनफ, क्लियर है। हाँ, ये भी टेक का पार्ट हुआ ना। ठीक है। सी अब जैसे फॉर एग्जांपल चलो मानते हैं आप ही एग्रीकल्चर कर रहे हो, राइट, और आपका मैं पूछता हूँ आपका खर्चा क्या क्या है, बोलोगे कि यार इसका इतना बिल आ रहा है, इसका इतना बिल आ रहा है, यील्ड मेरी कम हो रही है, तो आई विल टेल यू कि यार ये फलानी एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको वहीं पे गाड़ दो, आप ना सॉइल मॉनिटर कर सकते हो, मॉइस्चर मॉनिटर कर सकते हो, है ना। और रादर देन थ्रोइंग योर वो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइज़र, है ना, आई गिव यू द टेक्निक, आप इसके थ्रू करो, आपका फर्टिलाइज़र कम लगेगा, है ना। तो इसमें जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ क्लीन टेक। मैं कहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ वो छोड़ो, बट आई एम प्रोवाइडिंग इज क्लीन टेक। जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो नया नहीं है, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्लीन टेक है। अब क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी इनका एग्रीकल्चर का एग्जांपल हो गया, कोई लेटेस्ट से लाइव स्टॉक कर रहा है, फिशेस पाल रहा है, मछली पालन कर रहा है, राइट, तो उसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा कि यार ये पंप है, ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखता है, तो जो आपकी फिशेस 30-40% फिश जो मरी हुई निकलती हैं, राइट, वो बच जाएंगी, बेटर रहेगा उसके लिए। तो दिस इज क्लीन टेक। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना वो जिसमें हम विमेन को ट्रेन करना था ड्रोन्स के लिए, तो हम उसको एज एन एग्जांपल इधर डाल सकते हैं, तो क्लीन टेक में फॉल करेगा। हाँ, मेथड वही सब रहेंगे। खेलेगा इसके ऊपर यूपीएससी 100%, कुछ ना कुछ आएगा इसके ऊपर, तो ध्यान रखना। और वो 4 ऐसे ऑप्शन देगा कि एक बार को तो मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। पेज नंबर सी, अब व्हेन आई हैव टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, तो मेरे पास में भी एक गेम प्लान होना चाहिए। सो मोस्टली मेरा जो प्लान होगा, जैसे मैंने इनको भी बताया कि आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, सो मेरे पास कौन से सोल्यूशन है, इट इज़ अ फाइनेंशियल सोल्यूशन टेक्निकली, जो ये पॉइंट वो बोलना चाह रहा है। यू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसलिए डाला है कि यूपीएससी हो सकता है पहले वाले को पूरी तरह स्किप कर दे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, क्योंकि पहले वाला पॉइंट अगर उसने पूरी तरह स्किप कर दिया और पूरा ही इसकी तरफ घुमा दिया कि यार ये ना ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो कि आपके काम को एफिशिएंट कर रही है, सो दैट विल बी अ राइट स्टेटमेंट। डालते हुए मैं सोच रहा था कि एक बार को तो इसके ऊपर आएगा, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि किसी ने पूछा नहीं, बट ठीक है, गुड आई। सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद एक ही है ये वाला पॉइंट डालने का, इज दैट आपका पेपर में कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जो अभी हमने सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए ना, मछली पालन से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ड्रोन से रिलेटेड, या फॉर दैट मैटर हमारे जो हम
वाटर डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं, वाटर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, कि फ्लड मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें के लिए कर रहे हैं कि फ्लड आ रही है लेकिन वो पानी हम स्टोर नहीं कर पा रहे, एक मौसम ऐसा है जहाँ पे हमारा शहर डूबा हुआ है, एक मौसम ऐसा है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो इसका मिस मैनेजमेंट क्यों है ना। तो उसके लिए आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यू नीड एमर्जिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, राइट, उस एंगल पे है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स समझने में नहीं, मतलब इंटर रिलेशन में। हाँ ठीक है जी, चलें आगे। एक और टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है आजकल, दैट इज योर फुकुशिमा वाटर इशू, क्योंकि जापान ने अब बोल दिया कि वो जो वेस्ट वाटर है जो कंटेमिनेट हुआ था उसको धीरे धीरे रिलीज करने वाला है वो, और कर भी रहा है, राइट। और दो कंट्रीज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं, दैट इज साउथ कोरिया एंड चाइना। और साउथ कोरिया के अंदर तो बल्कि वो भी होना शुरू हो गया कि सॉल्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं 35%, और लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी है सॉल्ट की, क्योंकि वो सी सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अभी कंटेमिनेशन इसके अंदर हो जाएगी और सी सॉल्ट जैसे ही आएगा नेक्स्ट वो कंटेमिनेटेड होगा कुछ समय तक, सो लोग सी सॉल्ट होर्ड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कौन सी है वो, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। सो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं कि क्यों हम वाटर रिलीज करना सही है। अगर आप पेज नंबर 10 पे देखेंगे, जिसमें पैसिफिक ओशंस रोल एंड कंट्रोवर्सी, इसमें नंबर 1 है डाइल्यूशन प्रिंसिपल, है ना, कि अगर आपकी इम्प्योरिटी बहुत कम मात्रा में होती है तो वो आपको अफेक्ट नहीं करती है। तो ये वही कर रहे हैं कि ये पैसिफिक ओशन के अंदर ये जो ट्रीटेड वाटर है, राइट, इसको रिलीज कर रहे हैं उधर, एंड दे आर सेइंग कि इम्प्योरिटीज इतनी कम मात्रा में होंगी कि ये इफेक्ट ही नहीं करेंगी। सो दिस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन प्रिंसिपल। और यहाँ पे इन्होंने एक नारा भी दिया हुआ है, द सॉल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन, ये इनका ही है, ये IAEA का है ये। नेक्स्ट इज ट्रीटियम फोकस एंड क्रिटिक। अब व्हाट इज ट्रीटियम, अगर आप नीचे जाएंगे उसमें रीसेंट डेवलपमेंट में, जस्ट उसके नीचे मिल गया जी, द वाटर इज ट्रीटेड यूजिंग फिल्टरिंग सिस्टम कॉल्ड एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम, ALPS। ये वाला सिस्टम यूज हो रहा है, इट इज द मोस्ट एडवांस सिस्टम दैट एनीवन कैन यूज, है ना, करंटली वाटर को ट्रीट करने के लिए। इसमें क्या है कि सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट रिमूव हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रीटियम। इसमें ट्रीटियम रिमूव नहीं होता है, मतलब इसका सिंपल रीजन तो ये है क्योंकि ट्रीटियम का जो कंपाउंड्स बनते हैं विच इज T2O, राइट, इट बिहेव्स वेरी सिमिलर टू वाटर। तो जहाँ से वाटर पास हो सकता है वहाँ से ट्रीटियम भी पास हो जाता है, तो ट्रीटियम नहीं आप इसके थ्रू ट्रीट कर सकते, और यही मैटर ऑफ कंसर्न है ना। ट्रीटियम के ऊपर हम कुछ लिख भी लेंगे कि क्या चीज़ है, नुकसान कैसे करता है, वो भी देख लेते हैं। बट ALPS, जो कि सवाल आएगा आपका कि ALPS रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू, है ना, तो इट इज वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एंड लेट मी गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि फुकुशिमा डिजास्टर है क्या। बाय द वे, कौन कौन से दो वाटर्स आपस में मिक्स हुए हैं, कौन सा वाटर हमें फेंकना है। सो जो हमारा फॉर दैट मैटर कोई भी पावर प्लांट है ना, वो दो तरीके से, मतलब दो हिस्सों में उनका पानी डिवाइडेड होता है। बहुत लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं, समझना है बस इसको। एक वाटर वो होता है जो इंटरनली सर्कुलेट होता रहता है, राइट, दिस इज योर हैवी वाटर जो यहाँ यूज होता है, राइट। नाउ यहाँ पे आपका वाटर हीट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, एंड टर्बाइंस घूमती हैं, अल्टीमेटली मैकेनिकल मोशन के थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कोई भी आपका फॉर दैट मैटर कोई भी जनरेटर है वो अल्टीमेटली मैकेनिकली ही घूम रहा होता है, राइट। सो यहाँ पे टर्बाइंस घूमी, उसके बाद में सेम वाटर केम हेयर, कंडेंस हुआ और वापस से सर्कुलेट हो गया।
दिस वाटर, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड है, दिस वाटर गेट्स हीटेड बाय योर न्यूक्लियर कोर, ये आपकी न्यूक्लियर एनर्जी डायरेक्टली हीट होता है और ये सर्कुलेट होता रहता है, देर इज नो न्यू एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे, है ना, सर्कुलेट होता रहता है। इस वाटर को कैसे कूल करते हैं, इस बाय नॉर्मल वाटर, जो किसी भी स्ट्रीम, तभी पावर प्लांट जो होते हैं किसी स्ट्रीम के पास में होते हैं, दे नीड टू कंडेंस द वाटर दैट इज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग। सो दिस इज द नॉर्मल वाटर, ये इस वाटर को कंडेंस करेगा, सेम लाइक रेडिएटर का ऑपोजिट, ये उसकी हीट को ले जाके बाहर छोड़ देगा, इवेपोरेट कर देगा, जो आपके पावर प्लांट्स की बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं और उसके अंदर आपको धुआं निकलता दिखता है, वो बेसिकली इट इज़ नॉर्मल वाटर, है ना, वो इसको कंडेंस करने के लिए होता है जो वाटर सर्कुलेशन में है। नॉट ड्यू टू डिजास्टर ये वाटर मिक्सअप हो गए थे, नाउ दिस वाटर विच इज कंटेमिनेटेड एंड दिस वाटर ये मिक्सअप हुए हैं, एंड दिस इज द इशू न्यूक्लियर प्लांट के अंदर। बाय द वे ये हर उसमें रहता ही है कि अगर आप कोर को अपने ढंग से ठंडा नहीं किया तो ये मेल्ट हो जाएगा और सारा कंटेमिनेंट्स जो हैं आपके बाहर आ जाएंगे, राइट, दैट इज वाई आपकी जिसकी बेस होती है वो बहुत हैवी बनाई जाती है। एनीवे, नाउ व्हाट इज द इशू, जापान क्यों रिलीज कर रहा है इसको, है ना, अभी तक तो रखा हुआ था। पेज नंबर 10 पे, वाई फुकुशिमा वाटर इज बीइंग रिलीज्ड। नंबर 1, स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स, है ना, यू हैव लिमिटेड स्टोरेज, आप कितना पानी कितनी देर तक रख सकते हो, आपको रिलीज करना ही है उसको। लास्ट में अगर आप देखेंगे रिलीज प्रोसेस के अंदर जो आपका फर्स्ट सब पॉइंट है, जापान सेड दैट इट विल रिलीज दिस वाटर इनटू पैसिफिक ओशन ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, है ना। तो जो हम डाइल्यूजन की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक साथ में रिलीज कर देगा जापान। और इसके नीचे आई हैव गिवन यू द कंसर्न्स आल्सो कि साउथ कोरिया ने और चाइना ने इसको अपोज किया है और 27% प्राइस सर्ज हुआ है साउथ कोरिया में फॉर योर सॉल्ट। बाय द वे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका वो भी आया था कि फुकुशिमा के पास से फिश पकड़ के वो खाते हुए उन्होंने वीडियो रिलीज करी थी अपनी कि इट इज सेफ टू ईट। ठीक है जी, ऑल राइट। फुकुशिमा डिजास्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, और बाकी अर्थक्वेक्स एंड सुनामी आप लोग स्टैटिक में पढ़ते ही हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। लेट अस राइट समथिंग अबाउट ट्रीटियम, जो कि हमारा यहाँ पे पोल्यूटेंट है। लिखा तो हुआ है उसमें, when water is sufficiently diluted it becomes safe for both humans and environment। तभी हम लोग जब भी पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं ना, हम उसमें पीपीएम की बात करते हैं कि कितने पीपीएम तक सेफ है वो। लिखिए ट्रीटियम, इट इज अ नेचुरली अकरिंग radioactive form of hydrogen produced in the atmosphere when cosmic rays collide with air molecules। मतलब बेसिकली आपको फैक्ट्स ही दूंगा इसमें मैं कि आपके प्रीलिम के आंसर निकल जाएं। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, इट हैज द लोएस्ट रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट of all naturally occurring radionuclides। Tritium, it has a radioactive half-life
एनीवन फ्रॉम दिस साइंस बैकग्राउंड जो बता सके? ट्रीटियम हैज द रेडियो हाफ लाइफ ऑफ 12.32 ईयर्स। हाफ लाइफ तो पता है ना कि 12.32 ईयर्स के बाद में ये जितनी इसके कंटेंट था वो हाफ रह जाएगा, और उसके और 12.32 ईयर्स के बाद उसका भी हाफ रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटिएटेड वाटर। ट्रीटिएटेड वाटर जिसके अंदर ट्रीटियम की कंटेमिनेशन है, ट्रीटिएटेड वाटर हैज अ शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ टाइम, हैज अ शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ टाइम इन ह्यूमन बॉडी of 7 to 14 days. It is difficult to remove tritium from the water. It is difficult to remove tritium from the water as it is almost identical to hydrogen. ये आपका इस पे स्टार लगा लेना, ये आपका अगर आएगा क्वेश्चन प्री के ऊपर तो वो इसके अराउंड थोड़ा सा घुमाएंगे आपको। इसके अलावा एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था साथ साथ कि आपको फुकुशिमा पता है जापान, इसके अलावा देर आर अदर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो वर्ल्ड में हुए हैं इधर उधर, तो अ मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, राइट। सो लेट अस राइट कि और कौन कौन से, जैसे आपने चेरनोबिल सुना होगा, चेरनोबिल डिजास्टर 1986 कहाँ पे है, प्रेजेंटली कहाँ पे है? तुम बिजली से चलते हो, साथ ही तुम्हारी पच पच निकल गई है लाइट जाती कहाँ पे है? यूक्रेन, इट्स इन यूक्रेन। थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि चेरनोबिल का नाम सुनते ही, क्योंकि इसके अराउंड मूवीज बनी हुई हैं और ये सब हो रखा है, तो एक रशिया क्योंकि फॉर्मर यूएसएसआर में था वो, लिख लीजिए अदर मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर्स। Chernobyl 1986, CHERNOBYL, Chernobyl disaster 1986, यूक्रेन और ब्रैकेट में लिख लो फॉर्मर यूएसएसआर। Next is 3 Mile Island accident. 3 Mile THREE 3 Mile Island accident 1979, यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें अगेन वही रिएक्टर का पार्शियल, इसका कोर जो है पार्शियली मेल्ट हो गया था एंड रेडियो एक्टिव गैसेज गॉट रिलीज्ड, है ना। नेक्स्ट इज काइस्टिम, KYSHTYM, काइस्टिम डिजास्टर 1957।
सोवियत यूनियन और करंटली रशिया। इसमें बाय द वे ये जो न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करते हैं ना, तो स्टोरेज टैंक, वेस्ट स्टोरेज टैंक के अंदर एक्सप्लोजन हो गई थी, राइट। तो इन सब की जो डिजास्टर्स हैं ये अपने आप में इकलौते ही हैं। इसके बाद में IAEA ने जो है लेसन ले लिए थे, तो ये डिजास्टर रिपीट नहीं हुए हैं। तो हर बार एक न्यूक्लियर डिजास्टर में नया ही देखने को मिलता है, राइट, बिकॉज सेंसिटिव मैटर है ये बहुत ज़्यादा। इट रेंडर्स योर लैंड अनयूजेबल। चेरनोबिल में अभी तक पॉपुलेशन नहीं गई है और हम अपनी लैंड को लेके बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टची रहते हैं कि हमको यूज़ करना है इसको, राइट। और इस टाइप के डिजास्टर्स को अनयूज्ड रेंडर कर देते हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो उसके बाद में। इसके बाद में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज़ योर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं वो, है ना, ये सब आपने पढ़ लेना है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इस साल आ सकता है क्वेश्चन। 2000 आई थिंक 20 के अराउंड क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, और 13-14 में पीक पे थे सवाल इसके ऊपर। हर PCS के अंदर आ ही रहा है, अब दोबारा आएगा वो वाला ट्रेंड कि कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं, वाई हैवी वाटर इज़ यूज्ड, कितने टाइप का है ना, व्हाट आर FBR, इस टाइप की चीज़ें उसमें आएंगी। तो स्टैटिक के अंदर आप इसे कवर करोगे तो मेक श्योर कि यू डू इट प्रॉपरली। अब हाईलाइट हो गया इसमें। इसके अंदर जो की रोल प्ले कर रहा है दैट इज आपका IAE, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। दिस एजेंसी इज द वन जो वर्ल्ड को बता रही है कि दिस इज एक्चुअली सेफ जो हो रहा है। दिस इज द वन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिटिगेटिंग एनी डिजास्टर अकरिंग इन न्यूक्लियर प्लांट्स, राइट। लिखना एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर, IAE के ऊपर आ जाइए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एस्टैब्लिश, शॉर्ट में लिखते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1957 एज द वर्ल्ड्स अपॉस्ट्रोफी, एज द वर्ल्ड्स, अब जो आएगा उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेना, कोट्स में, एटम्स फॉर पीस, A और P कैपिटल, एटम्स फॉर पीस, within the United Nations. It seeks to promote peaceful use of the nuclear energy. क्या मतलब है इस पॉइंट का कि मिलिट्री और वेपनाइजेशन के खिलाफ काम करता है ये, ठीक है, पीसफुल पर्पस। इट रिपोर्ट्स टू UNGA and UNSC. It reports to United Nations General Assembly, हाँ, and United Nations Security Council. हेडक्वार्टर्स वियना, ये PCS के लिए इंपॉर्टेंट है और हिमाचल के लिए भी। हेडक्वार्टर्स वियना, कहाँ है वियना? हाँ हाँ, ये पता था ना तुम सबको पहले से ही। बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ बता देती है, इसीलिए इंटरव्यू में कम ज़्यादा मार्क्स आते हैं। पता है, लोग बातें सेम ही कर रहे होते हैं, क्या ही बोल दोगे नया। When you were born without words. Every word you speak is given to you. So how can you speak new things? Every idea is provided to you. You read from here and there and you get ideas. You cannot speak new things. On the other hand, body language ये अलग होती है. A child can cry and communicate, right? ये उसको पहले से पता है. और एक बस ट्रिविया इसके अंदर कि 2005 में इट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. ये अगेन यूपीएससी का कुछ नहीं पता, दिमाग खराब का, तो वो ये अवार्ड्स वगैरह भी पूछ ले कि इसको मिला या नहीं मिला, तो मिला है 2005 में नोबेल पीस प्राइज.
छोटा सा टॉपिक, इसको भी अभी निपटा लेते हैं, फिर एक अच्छे टॉपिक पे चलेंगे। नहीं, डज नॉट मीन कि ये अच्छा नहीं है, ये भी ठीक है टॉपिक, ये आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नभ मित्र डिवाइस, सबसे पहले ये पेज नंबर 11 पे लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड बाय इसरो। इसरो इंपॉर्टेंट चल रहा है इन दिनों न्यूज़ में। चंद्रयान 3 पे शायद सवाल ना ही आए, आएगा भी तो उसी में से आएगा जो हमने किया है, बहुत लिमिटेड आएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो फेमस हो गया टॉपिक, अब फेमस टॉपिक पे नहीं जाता। यूपीएससी गगनयान पे जाएगा या आदित्य L1 पे जाएगा, या फिर उसके जो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं, नभ मित्र डिवाइस और रिलेटेड और जो भी हैं, या वो प्रोग्राम्स जो हमने स्टूडेंट्स के लिए किए थे लास्ट ईयर, मतलब नॉट लास्ट ईयर बट इन द प्रीवियस सेशन जो हमने किया था, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 से, राइट। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सेंटी नहीं होना चंद्रयान 3 को लेके, हो गया है वो। आदित्य L1, गगनयान और ये सब डिवाइसेस और ये सब चीज़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलप्ड बाय इसरो, राइट। क्या है ये? इट इज सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन, इसको स्टार लगा लीजिए। नभ मित्र डिवाइस किसने डेवलप किया? इसरो ने। किसके लिए है? आपके फिशरमैन के लिए। नाउ व्हेन वी से इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन, व्हाट डज इट मीन? फिशरमैन को किस चीज से खतरा है? नेविगेशन बेस्ड है ना, हाँ, नेविगेशन बेस्ड और स्टॉर्म्स, तो यही बताएगा ये इन्फॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट। वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग, डिस्ट्रेस मैसेजेस, उनकी वो जो मेडे मैसेजेस होते हैं, राइट, डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं जो, उनके लिए इमरजेंसी कनेक्टिविटी, नेविगेशन असिस्टेंस, और एक और चीज़ कि फिशिंग करनी कहाँ पे है, ठीक है, फिश स्कूल्स ऑफ फिश कहाँ पे, फिशिंग फील्ड्स कहाँ पे, उनकी आइडेंटिफिकेशन। इसका जो सेकंड थर्ड पॉइंट है वहाँ पे गिवन है दैट इट विल बी कम्युनिकेटेड इन द लोकल लैंग्वेज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैसेजेस हैं वो लोकल लैंग्वेज में रिले होंगे। सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ टू वे मैसेजिंग सर्विस, इट्स नॉट लाइक अ FM रेडियो जिसपे बस RJ बोलता है आप सुनते हो, वो नहीं है, इट्स अ टू वे मैसेजिंग सिस्टम। ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, अगर इसके ऊपर कोई सवाल आएगा यूपीएससी में तो वो इतना आसान नहीं आएगा कि इसरो ने बनाया तो क्या है वो, नहीं, वो यहाँ तक पहुँचेगा कि टू वे मैसेजिंग सिस्टम है या नहीं, करेगा क्या क्या, वहाँ जाएगा वो। इसके आप साइड पे लिख लीजिए की फीचर्स, ताकि आपको याद रहे। मोस्टली यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में लिख लेते हैं उसको। वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग, नंबर 1, वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग। नेविगेशनल असिस्टेंस, फिशिंग फील्ड आइडेंटिफिकेशन, अब देखो फिशिंग फील्ड आइडेंटिफिकेशन, दिस कैपेबिलिटी इज बियॉन्ड सेफ्टी, बाय द वे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, लेकिन हम यूटिलाइज बियॉन्ड सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। नो व्हेन यू टेल देम, आइडेंटिफाई करा देते हो कि फील्ड कहाँ पे है, तो हम जो ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर ये हेल्प करेगा। अगर आएगा तो किस टाइप सोच रहे हो आप? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये। क्या लगता है? एफिशिएंसी एनहेंस कर दी कि वो बोट पहले चक्कर मार रही थी अब नहीं मार रही होगी, उस तभी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा लग रहा है ये, थोड़ा सा। ऐसे तो हम मतलब प्यो दी जुत्ती बिग क्लीन टेक में डाल सकते हैं, है ना, है ना, तो वो आप गेड़ियाँ कम मारोगे, पेट्रोल कम लग रहा है पर ठीक है, गुड वे ऑफ थिंकिंग, सही है।
वही वो क्लीन टेक का टॉपिक मैंने डालने से पहले 3-4 बार सोचा था वैसे कि ये डालना है नहीं डालना है, ये किधर को जाएगा ये, क्योंकि वो सारा टॉपिक ही हवा में है, उसके ऊपर अभी रिसर्च आई ही नहीं है। पर यूपीएससी का देखने ट्रेंड यही देखने को मिला है कि वो 2-3 साल एडवांस में वो टॉपिक डाल देता है, जैसे फोर्टिफाइड सॉल्ट और ये सब अब फेमस हुए हैं पिछले साल। सवाल इसका 17-18 में आ गया था, तो वो 3 साल एडवांस चलता है थोड़ा सा। और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बट ये बहुत कॉमन है कि पहले यूपीएससी 2-3 साल पहले सवाल पूछ लेता है और फिर 3 साल बाद वो चीज़ फेमस हो जाती है। अलग हैं इसके करंट अफेयर्स। ठीक है जी, हो गया इसका, चलें आगे। लेट्स गो टू टॉपिक नंबर 6। ये पूरी डिक्लेरेशन थोड़ी थोड़ी हवा में है बाय द वे। इस पूरी डिक्लेरेशन में बोला गया है कि एक्शनेबल एजेंडा है, हम एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे। आई रेड द होल डिक्लेरेशन, मेरे को तो नहीं मिला कि कहीं पे एक्शन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कंपाला डिक्लेरेशन है, राइट, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये किसका कोर आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है ये। सो इफ यू सी इन योर फर्स्ट पैराग्राफ, so KDMECC, right, Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change, right? So इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब चीज़ों को लिंक किया हुआ है भी। इसका थोड़ा सा आगे पढ़िए। टू एड्रेस द इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा ढंग से सोच पा रहे हो इसके ऊपर, तो ये ना लिंक करना चाह रहा है आपके क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स को। ये डिक्लेरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड योर एनवायरमेंट। हाउ इज ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट? लिंक कैसे है? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? बेसिकली हाँ, क्या बोल रहे थे अरमान, बोलो। हाँ, यस, क्या टर्म यूज किया है हमने? क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स। सोचो ह्यूमन राइट्स कौन से हैं? राइट टू लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका वो इन्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो आप अपने ह्यूमन राइट्स को फुली इंजॉय नहीं कर सकते। यू मे बी एंटाइटल्ड टू दोज, लेकिन अब फ्लड आ गया, आप यहाँ तक डूबे हुए हो पानी में, कौन सा ह्यूमन राइट क्या फिर? तो ये डिक्लेरेशन इसको लिंक कर रहा है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। लिख लो साइड पे अगर लिखना है तो। एक लाइन लिख लो बस, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्लाइमेट चेंज has indisputable, climate change has indisputable long term consequences on the environment. Environment is the immediate surroundings, जिसके साथ में आप उसको environment कहा जाता है। Has indisputable long term consequences on the environment, which in turn seriously undermine the enjoyment of the human rights. This is how it is linked.
undermine the enjoyment of the human rights. For example, it took one COVID to realize कि अंदर बैठना क्या होता है. हम जैसे फ्रीली बाहर घूमते थे, हमारा जो राइट है, राइट टू मोबिलिटी हमारी जो है, वो जैसी अंडरमाइन हुई, वी इमीडिएटली केम टू नो कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट था बाहर घूमना. तो वैसे ये बोलना चाह रहा है इसको कि ये इंटरलिंक्ड है. और बाय द वे, जैसे ये इनडिस्प्यूटेबल वर्ड हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया, तो इसको बोलते हैं आप एग्जामिनर को ना जीतते हो, अपनी तरफ कर लेते हो. आपने उसको पहले ही बोल दिया कि इसमें तो यार कोई दो राय है ही नहीं, वो दोनों लिंक्ड ही हैं, तो वो भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो. इट्स अ ट्रिक. अब जैसे ही मैंने ये वाला वर्ड लिखवाया तो आप लोगों ने भी डिस्प्यूट किया नहीं इसको कि कैसे, क्यों नहीं है इनडिस्प्यूटेबल. तो दीज आर सर्टेन ट्रिक्स कि आप जब आंसर लिखते हो ना, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को दे सकते हो मसाला, ऑरिगेनो डाल दिया करो उसके खाने पे. ठीक है, चलिए थोड़ा डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं. साइंड इन युगांडा जुलाई 2022 के अंदर ये शुरू हुई थी, वो 15 से. नाउ इट इज साइंड बाय 48 अफ्रीकन कंट्रीज, राइट. इट इज सपोर्टेड बाय IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, बिकॉज अल्टीमेटली ये ह्यूमन मूवमेंट से रिलेटेड है, मोबिलिटी और उसको रिलेट किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स को, मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज को रिलेट किया हुआ है. सो IOM वो रिप्रेजेंट करेगा एंड द UNFCCC. और जो लास्ट पॉइंट है, इट विल एंश्योर दैट ऑल वॉइसेस इंक्लूडिंग दोज ऑफ यूथ, वुमेन एंड पर्सन्स इन वल्नरेबल सिचुएशंस आर द प्रायोरिटी ऑफ द एक्सपेंडेड डिक्लेरेशन. कैसे, क्यों, आई डोंट नो, बस यही है जो आपका सवाल आएगा डिक्लेरेशन के ऊपर. दैट विल बी एज सिंपल एज कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट. और इट इज़ रिलेटेड बिटवीन ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज. ये हमने ध्यान में रखना है, ये इसका कीवर्ड है. और क्योंकि ये कंपाला विच इज़ इन युगांडा वहाँ पे है, तो हमारे लिए युगांडा एज अ कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो लेट अस राइट द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ युगांडा. वही ऐसे आप सेंटर में युगांडा लिख लीजिए, मैं आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके बता देता हूँ. ईस्ट इट्स कीनिया. ईस्ट वेस्ट में तो नहीं कंफ्यूज होता कोई? ठीक है, थैंक यू. नॉर्थ साउथ सुडान. वेस्ट कॉन्गो. और कॉन्गो के जस्ट नीचे साउथ वेस्ट में रवांडा. एंड साउथ टंजानिया. साउथ वेस्ट में रवांडा, साउथ में टंजानिया, राइट. एंड इट्स इन ईस्ट अफ्रीका और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है. ठीक है, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री. दो टॉपिक्स रह गए हमारे. अब दवाइयों पे चलें. PRIP. पेज नंबर 4. ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए नए होंगे, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल बायोसिमिलर्स, ऑर्फन ड्रग्स, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, है ना. तो इसके ऊपर एक डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि क्या टर्म्स का मतलब हो सकता है, राइट. इसके अलावा ये पर्टिकुलर स्कीम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक ये सरकार के थ्रू, नाइपर्स के थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं.
और दूसरा ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी, कुछ कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंसेंटिव्स और ये सब प्रोवाइड करेगी, और उन दोनों में कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हैं, राइट। तो हम वो दोनों देखेंगे अभी। सो इट स्टैंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, PRIP स्कीम। एंड यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आप लिख सकते हैं, इट इज अंडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो अभी जो हमारी दवाइयाँ ना, हम लोग जेनरिक दवाइयाँ बनाने में बहुत तेज हैं, हम फटाफट से किसी भी दवाई का कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ा देते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम चाह रही है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस से हम शिफ्ट होके हम इनोवेशन बेस्ड हो जाएं, राइट, कि हम लोग नई मेडिसिन बनाएं, ऐसी मेडिसिन जो वर्ल्ड डिमांड कर रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि वर्ल्ड क्या डिमांड कर रहा है, राइट, वो बीमारी डिमांड करेगी ना, बट नहीं। द थिंग इज कि अभी सारा वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे, जैसे एक टर्म है यहाँ पे विच इज कॉल्ड फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, प्लांट बेस्ड ड्रग्स बेसिकली, राइट, नेचुरल ड्रग्स, है ना। तो वो चाहते हैं कि हम सिंथेटिक ड्रग्स ना लें, हमको कोई नेचुरल वो चीज़ मिल जाए, इसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए। तो ये स्कीम उस टाइप की चीज़ के ऊपर काम करेगी, ऐसी ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर काम। वो देखते हैं, अभी हम लिख भी लेंगे, आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है ये, ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉस्ट बेस्ड कम्पिटिटिवनेस टू इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ। कैसे? बाय स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। और हम जब देखेंगे इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, कितने 2 कंपोनेंट डिवाइडेड है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही बेस्ड है ये सारी स्कीम। वो ऊपर 5000 करोड़ का आउटले गिवन है, ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउएवर क्योंकि राउंड सी फिगर है ये, तो आपको याद भी हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। द एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज फॉर R&D प्रायोरिटी एरियाज। बेसिकली जब रिसर्च करनी है तो जो भी उससे अंडर आएगा वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो थोड़ा सा दिमाग चला लेना वहाँ पे पेपर में, और ध्यान रखना इस चीज़ का कि इसमें रिसर्च बेस्ड स्कीम है, ये रिसर्च को प्रमोट करना है, यहाँ पे इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ के ऊपर फोकस किया हुआ है, राइट। 6 फोकस एरियाज ऑफ द स्कीम। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, तो इन 6 एरियाज के अंदर इनोवेशन होगी। न्यू केमिकल एंटिटीज इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स यहीं लिख लो साइड पे। प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स, that perform pharmacological activities. फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटीज, दवाइयों का काम कर रही है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, मतलब वो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का जेनेरिक रूप, एंड बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर पता है? इट इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग। लिख लीजिए इसको, biosimilars, almost an identical copy of an original product manufactured by a different company. कब बनते हैं बायोसिमिलर्स? बेसिकली जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है ना, उसके बाद में, ताकि सस्ते में मिले, तो सरकार लाइसेंस दे देती है कि आप बना लो, बायोसिमिलर उसको बोलते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पे कई बार एक इंजेक्शन लाखों लाखों की कॉस्ट में पड़ता है, राइट। फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, उसका एक बहुत फेमस केस है इंडिया में, वो पेटेंट केसेस के ऊपर एक लैंडमार्क केस की तरह चलता है। फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, उसने उसका कैंसर का एक इंजेक्शन था, राइट। तो उन्होंने केस कर दिया था कि आपने, सरकार, इंडिया गवर्नमेंट ने उसको जेनरिक कर दिया था कि, विच वन?
नाम नहीं याद आ रहा, होते रहते हैं केसेस इस टाइप के। तो दैट इज़ वाई कंपनीज फिर अवॉइड करती है इंडिया आना। अब इंडिया के पास चॉइस नहीं है, इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सरकार हमारी सोशलिस्ट है, उसको भला करना है लोगों का, है ना। अब ऐसे केस के अंदर आपको पता है कि इंजेक्शन अवेलेबल है, जान बच जाएगी, लेट एज्यूम करो आपकी फैमिली में कोई है, आपको पता है इसकी जान बच जाएगी, लेकिन इंजेक्शन की कॉस्ट 60 lakhs है। नाउ सच अ पिटी सिचुएशन, जिसकी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हो, उसका एक सिटीजन अवेलेबल होते हुए भी मारा जाए, कि वो है बस खरीद नहीं पा रहे। तो सच कितनी मजबूरी वाली सिचुएशन है इन दैट कंट्री। इस कंट्री के अंदर हमें इस टाइप की चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग CL दे देते हैं कि आप नहीं, आप प्रोड्यूस करो, पेटेंट है उनके पास, कोई नहीं, हम बाईपास कर रहे हैं। अब इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो है कि इमीडिएटली बेसिस पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म में क्या है कि कंपनी इधर नहीं आएगी, वो मेडिसिन यहाँ नहीं आएगी फिर आपके पास में, वो यार कि यहाँ तो आपका पेटेंट जो है वो पेटेंट रिस्पेक्ट नहीं होता, राइट। अगेन सच डिबेट्स आर देयर, और यूपीएससी के मेंस के टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आते हैं, सो उसमें मोस्टली दे आर डिबेट्स ओनली, जहाँ पे कोई एक सीधा आंसर नहीं है। जैसे वो कि चंद्र, आप चांद, जैसे उन्होंने पूछा था, वो आए नहीं इस बार, कि चांद असी चांद पे की करन जा रहे हैं जब जनता भुखी मर रही है। सच काइंड ऑफ डिबेट्स आर ऑलवेज देयर। आप इन्वायरमेंट बचाना चाह रहे हो, आप डैम्स क्यों बना रहे हो, ये डिबेट्स रहेंगी आपकी हमेशा, और इनका कोई डेफिनेटिव आंसर है नहीं। मतलब आई एम लुकिंग फॉर वन फॉर द पास्ट 5-6 ईयर्स, इसका आंसर है नहीं मेरे हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर आपने AC वाले रूम में बैठ के ये बोलना है कि डैम मत बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी मत बनाओ, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। प्रिसीजन मेडिसिन, दीज आर नॉट न्यू मेडिसिन बट न्यू वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन, कि बॉडी पार्ट तक पहुंचानी कैसे है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल डिवाइसेस, नेक्स्ट वी हैव medical devices using AI and ML, machine learning. Next we have orphan drugs. Orphan drugs के बारे में लिख लेते हैं एक लाइन। Intended to treat diseases that are so rare that companies are reluctant to develop, that are so rare that the companies are reluctant to develop them under usual market conditions, कि उसकी डिमांड ही नहीं है। अगर वो डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे भी तो उसको इतने खरीदने वाले हैं नहीं कि वो, जो पंजाबी कहते हैं ना, वारा खाए, तो ये कंपनीज को वारा नहीं खाती ये चीज़। इट इज़ नॉट प्रूडेंट इकोनॉमिकली। रविंद्र जी, आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही अवेलेबल है ये आपका हैंड आउट, जहाँ पे क्लास लगी हुई है ना, उसी के नीचे जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे मिलेगा आपको। थोड़ा सा विजिलेंट होकर आप उसको देखेंगे, आपको मिल जाएगा वो। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू गाइज, है वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा हुआ उसके ऊपर। देखा था आपने, नहीं चेक किया? ठीक है, लास्ट वन इज आपका AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 2 कंपोनेंट्स के अंदर है ये, स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस COE इन 7 एग्जिस्टिंग नाइपर्स। इसी रोड के ऊपर अगर आप सीधा जाओगे तो एक नाइपर आपके अपने शहर में भी है, राइट, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, द ओनली प्लेस इन चंडीगढ़ जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सड़कों पे घूमती हुई दिखती है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल मेंटेन्ड, राइट। एंड दूसरा है गवर्नमेंट एंगेजमेंट विद 9 एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जो जाएगा वहाँ पे। सो यहाँ पे लेट अस सी की जो ऊपर 6 कंपोनेंट्स है वो इनमें डिवाइडेड कैसे हैं, कि कौन सा बंदा क्या करेगा, नाइपर क्या करेगा और कंपनीज क्या करेंगी, राइट। सो आप एक हेडिंग डाल लीजिए, अगर पिछले पेज पे जगह है तो। नाइपर COEs वो क्या करेंगी, बेसिकली लिस्ट बनाएंगे एक हम।
antiviral and antibacterial drug discovery, antiviral and antibacterial drug discovery, है ना, ये न्यू एंटीवायरल्स बनाएंगी, है ना, अब इस उसके तहत, और 700 करोड़ का इन्होंने बजट दिया इनको फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, मतलब 100 करोड़ ईच फॉर 7 नाइपर्स, राइट. नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट. मेडिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं? आइदर दे आर इम्प्लांट्स और दे आर वियरेबल्स, राइट. नेक्स्ट इज R&D इन बल्क ड्रग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D इन बल्क ड्रग्स. और जब बल्क ड्रग्स बनानी होती है तो हमको APIs प्रोड्यूस करनी होती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये हमने किया था पहले. तो ये इट विल कॉस्ट इफेक्टिव API प्रोडक्शन, बेसिकली इसका ये मतलब है. नेक्स्ट वी हैव नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. है ना, इसका मतलब जैसे हमारे पास मेजरली 3 टाइप की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जिसमें विच इज़ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, राइट, एंड वी हैव नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, और इसके अलावा वी हैव कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस, कि जब वो लीवर में पहुंचेगी तभी रिएक्शन से वो ड्रग वहीं के वहीं बनेगी, राइट, एंड इट विल ट्रीट इट, है ना. तो ये 3 टाइप के मेथड्स होते हैं. लास्ट वन इज फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, PHYTO, PHYTO, PHARMA, CEU, TICALS. And biological therapeutics. And biological therapeutics. थेराप्यूटिक्स की स्पेलिंग तो नहीं बोलने की जरूरत? चलो फिर चेक कर लो स्पेलिंग. THERAPEUTICS. हो गया बिंगो? ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट. सेकंड, प्राइवेट सेक्टर क्या करने वाला है इसमें? कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड बायोसिमिलर्स, वो ये प्राइवेट सेक्टर करेगा. अल्टीमेटली बल्क प्रोडक्शन नाइपर नहीं कर सकता. कुछ भी नया डेवलप करना है तो नाइपर, और जब भी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो आपको यहां देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड बायोसिमिलर्स. मेडिकल डिवाइसेस विद AI एंड ML, और एक जो इसमें या नहीं, मतलब आप उसको एंटिसिपेट करोगे, इज दैट ऑर्फन ड्रग्स एंड रेयर डिजीजेस, वो प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है. ऑर्फन ड्रग, इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग दे रहे हैं. ऑर्फन ड्रग्स एंड रेयर डिजीजेस. एंड लास्ट इज AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. And we are here at the last topic of today. We'll talk about a schedule 1 animal, highest protected, right? Schedule 1 of Wildlife Protection Act.
सो गिदड़ा दा सुने ग्रुप फिरदा कहते शेर मारना नहीं मार सकते, शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल, तो इससे रिलेटेड जब भी कोई न्यूज़ आती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो अभी हमारे पास टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं 5-10 मिनट पहले भी छोड़ दूँ, तो ताकि अगली क्लास है आपकी कोई है ना? हाँ ठीक है, 5 PM। 5 कब है? 5 to 8, ओके। तो फिर इसको हमें काम करते हैं, जो लिखा हुआ है ये आप अपने आप से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। 5वां टाइगर रिजर्व आया है राजस्थान के अंदर, राइट। जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ एक और इनिशिएटिव है जो इंडिया और नेपाल मिलके कर रहा है, विच इज़ नॉट वाइडली कवर्ड, वो लिख लेते हैं हम। इट इज़ कॉल्ड तेराई आर्क लैंडस्केप, TAL, TERAI, तेराई, अगेन वही फ्लड प्लेन्स वाले रीजन को जो बोला जाता है, तेराई आर्क लैंडस्केप, ये एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना अपने आप से, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। हाँ, तेराई आर्क लैंडस्केप, TAL। इट इज कंपोज्ड ऑफ 14 इंडियन and Nepalese ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। सवाल ऐसा है कि तेराई आर्क लैंडस्केप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, है ना, तो ऑप्शन में चूज करना होगा आपको। ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स, पोरस बॉर्डर है ना इंडिया और नेपाल का, और ये फ्री रेंज एनिमल्स हैं, ये कहीं भी घूम सकते हैं। ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स ऑफ द तेराई, TERAI, ऑफ द तेराई एंड फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। क्या याद रखना है इसमें कि ये इंडिया और नेपाल के बीच में है, ये नेपाल का इनिशिएटिव है ये, ठीक है जी, ध्यान रखना है। एरिया इंक्लूड्स नेपाल्स बागमती रिवर, BAGMATI, बागमती रिवर, to the east, and India's Yamuna to the west. About 22% of the wild tiger population in India, about 22% of the wild tiger population in India is found across TAL. ठीक है जी, एक काम करना, ये ना डॉक्यूमेंट अब अगली बार भी ले आना, इसमें कुछ कुछ स्टैट्स इंपॉर्टेंट है टाइगर को लेके, राइट, शेड्यूल्स वगैरह और ये सब इंपॉर्टेंट है। दिस स्लाइड इज यूजलेस नाउ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑनलाइन बच्चे, आपको वहीं मिल जाएगा वो जिसका भी डाउट था, ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर, आपके कोर्स के नीचे जो आज का लेक्चर वीडियो होती है उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट अटैच्ड होता है, राइट। थैंक यू सो मच। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the Current Affairs Master Course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री, मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन
काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।